आज हम खून की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी अहम खासियत एबीओ रक्त समूह प्रणाली यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की थोड़ी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। मकसद एकदम सीधा है, इस सिस्टम को ठीक से समझना। ये कैसे काम करता है, खून को ग्रुप ए बी या ओ में क्यों बांटा जाता है और ये जानना हमारी सेहत और इलाज के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो ग्रुप्स हैं ए बी ओ, इनका आधार क्या है? खून को इन श्रेणियों में, इन कैटेगरीज में कैसे रखा जाता है? देखिए, इसका आधार है हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, हम जिन्हें RBCs कहते हैं। उनकी सतह पर ना कुछ खास पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ हमें विरासत में मिलते हैं, मतलब जेनेटिक होते हैं, और इन्हें एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन? हाँ, एंटीजन। ये एंटीजन अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम में प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, या फिर ग्लाइकोलिपिड। एबीओ प्रणाली की बात करें तो ये एंटीजन ग्लाइकोलिपिड नेचर के होते हैं, मतलब लिपिड यानी वसा से जुड़ी हुई शुगर की चेन। अच्छा, तो ये एंटीजन तय करते हैं कि ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ये सब? हाँ, सही, बिल्कुल सही। इन्हीं एंटीजन की मौजूदगी या फिर गैर मौजूदगी, मतलब वो हैं या नहीं है, इसी के आधार पर 4 मुख्य समूह बनते हैं। जिनकी आरबीसीज पर सिर्फ ए एंटीजन होता है, जिनकी RBCs पर सिर्फ B एंटीजन होता है, जिनकी आरबीसीज पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, और ग्रुप ओ मतलब जीरो एंटीजन, ए और बी दोनों नहीं। हाँ, ग्रुप O वो हैं जिनकी RBCs पर ना तो A एंटीजन होता है और ना ही B एंटीजन। यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाने वाली सी लगती है जो स्रोतों में बताई गई है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का रिश्ता। ऐसा लगता है कि जो आपके पास है उसके खिलाफ आपके शरीर में हथियार यानी एंटीबॉडी नहीं होते, और जो नहीं है उसके खिलाफ होते हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एबीओ प्रणाली का एक बहुत ही मूलभूत और बड़ा ही दिलचस्प नियम है। सीधा सा नियम है, समझिए। अगर किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई खास एंटीजन, मान लीजिए A एंटीजन मौजूद है, हाँ, तो उसके खून के तरल हिस्से में यानी सीरम या प्लाज्मा में उस एंटीजन के खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडी यानी एंटी-A नहीं होगी। शरीर उसे अपना मान लेता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता। अच्छा, क्योंकि वो अपना है। हाँ, लेकिन अगर कोई एंटीजन, मान लीजिए B एंटीजन, उसकी कोशिकाओं पर नहीं है, तो उसके सीरम में उस गैर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी यानी एंटी-B सामान्य रूप से मौजूद होगी। वो उसे बाहरी या पराया मानता है। इसे उदाहरण से समझना शायद ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, जी, तो क्या होगा? जरूर। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपके RBCs पर A एंटीजन है। ठीक। हाँ। इसलिए आपके सीरम में एंटी-ए एंटीबॉडी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि आपकी कोशिकाओं पर बी एंटीजन नहीं है, तो आपके सीरम में एंटी-बी एंटीबॉडी मौजूद होगी। अच्छा, तो मेरे खून में एंटी-B होगी। ठीक है। हाँ, और इसी तरह? हाँ, और इसी तरह ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति की आरबीसीज पर बी एंटीजन होता है और सीरम में एंटी एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति की RBCs पर A और B दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए उसके सीरम में न तो एंटी-A और न ही एंटी-B एंटीबॉडी होती हैं। वो दोनों को अपना मानता है। अच्छा, ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है ए या बी के खिलाफ। हाँ, एंटी-A और एंटी-B नहीं होती। और ब्लड ग्रुप O, जिनकी RBCs पर ना A एंटीजन है ना B एंटीजन, तो उनके पास दोनों होंगी। बिल्कुल। उनके सीरम में एंटी-A और एंटी-B दोनों एंटीबॉडी मौजूद होती हैं। वो A और B दोनों को गैर या बाहरी मानते हैं। ये जानना भी जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं कि ये एंटीबॉडीज, ये एंटी-A और एंटी-B जन्म से ही नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एंटीबॉडीज जन्म के समय खून में डिटेक्ट नहीं होती, मिलती नहीं है। ये आमतौर पर जीवन के पहले कुछ महीनों में बनना शुरू होती हैं। करीब 3 से 6 महीने की उम्र में इनका लेवल बहुत कम होता है और लगभग 5 साल की उम्र तक आते आते ये अपनी पूरी ताकत हासिल करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एकदम छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु, उनमें ब्लड ग्रुप की जांच करते समय सिर्फ एंटीजन वाली जांच पर ही ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, एंटीबॉडी शायद उतनी साफ न दिखें। हाँ, काफी हद तक सही है। इसीलिए नवजात शिशुओं में रिवर्स टाइपिंग यानी एंटीबॉडी की जांच उतनी भरोसेमंद नहीं मानी जाती, खासकर शुरुआती महीनों में। फॉरवर्ड टाइपिंग यानी एंटीजन की जांच ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए इन एंटीजन और एंटीबॉडीज की बनावट और इनके काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपने बताया एबीओ एंटीजन ग्लाइकोलिपिड है,
इनकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर के बारे में और क्या खास बात है? हाँ, ये ग्लाइकोलिपिड है, मतलब ओलिगोसैकेराइड या कह लीजिए छोटी शुगर चेन, जो सीधे लाल कोशिका की झिल्ली मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड अणुओं से जुड़ी होती हैं। ये संरचनाएं कोशिका की सतह से बाहर की तरफ निकली रहती हैं। आप कल्पना कर सकती हैं जैसे छोटे एंटीना लगे हों। एंटीना की तरह? हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, ये एंटीजन सिर्फ आरबीसीज पर ही नहीं होते। ओह, और कहाँ होते हैं? ये शरीर के लगभग सभी ऊतकों मतलब टिश्यूज और अंगों की कोशिकाओं की सतह पर भी पाए जाते हैं। साथ ही कुछ लोगों में ये शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार, पसीना वगैरह में भी घुलनशील रूप में मिल सकते हैं। ऐसे लोगों को सीक्रेटर कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, और यही वजह है कि अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी एबीओ कंपैटिबिलिटी मतलब अनुकूलता का ध्यान रखना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिर्फ खून का मामला नहीं है ये। और इन एंटीबॉडीज के बारे में क्या? एंटी ए और एंटी बी, ये किस तरह की होती हैं और कैसे काम करती हैं, खासकर खून चढ़ाते समय? ये मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन एम या आईजीएम इस श्रेणी की एंटीबॉडी होती हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज ना आकार में काफी बड़ी होती हैं, पेंटामर होती हैं, मतलब 5 यूनिट्स एक साथ जुड़ी होती हैं। बड़ी होती है? हाँ, और इनकी एक खास बात यह है कि ये सलाइन घोल में भी लाल रक्त कोशिकाओं के साथ सीधे प्रतिक्रिया करके उन्हें आपस में चिपका सकती हैं, जिसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है और ये प्रतिक्रिया शरीर के सामान्य तापमान पर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छे से होती है। इसका मतलब है कि अगर गलत ग्रुप का खून शरीर में चला जाए तो ये एंटीबॉडीज तुरंत और बहुत प्रभावी ढंग से उन बाहरी आरबीसीज पर हमला कर सकती हैं। ये एग्लूटिनेशन वाली बात, हाँ, ये गुच्छे बनने वाली बात, ये महत्वपूर्ण लग रही है। क्या इसी प्रक्रिया से लैब में ब्लड ग्रुप पता लगाया जाता है? हाँ बिल्कुल। ब्लड ग्रुपिंग का जो टेस्ट होता है लैब में, वो इसी एग्लूटिनेशन यानी कोशिकाओं के गुच्छे बनाने की प्रक्रिया पर ही आधारित है। जब किसी एंटीजन को, मान लीजिए ए एंटीजन वाली कोशिकाओं को, उसकी अपनी एंटीबॉडी यानी एंटी ए वाले सीरम के साथ मिलाया जाता है, तो एंटीबॉडी एंटीजन से चिपक जाती है और कोशिकाओं के झुंड या गुच्छे बना देती है। इसी को आइसो एग्लूटिनेशन कहते हैं। अच्छा, लैब में हम यही देखते हैं एक स्लाइड पर या ट्यूब में। अगर कोशिकाएं एंटी ए वाले घोल या रिएजेंट में गुच्छा बनाती हैं तो मतलब उन पर ए एंटीजन है। अगर एंटी बी वाले घोल में बनाती हैं तो बी एंटीजन है। और अगर दोनों में बनाती हैं तो ए बी, और किसी में नहीं तो ओ? बिल्कुल सही। अगर दोनों रिएजेंट के साथ गुच्छा बनता है तो ग्रुप ए बी है, और अगर किसी भी रिएजेंट के साथ गुच्छा नहीं बनता तो मतलब ना ए एंटीजन है ना बी, तो ग्रुप ओ है। स्रोतों में फॉरवर्ड और रिवर्स टाइपिंग का जिक्र है। ऐसा लगता है कि ब्लड ग्रुप पता करने के लिए 2 तरह की जांच की जाती है। ऐसा क्यों? मतलब एक ही काफी नहीं है क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और सुरक्षा के लिहाज से ये डबल चेकिंग बहुत बहुत जरूरी है। एबीओ ब्लड ग्रुप का एकदम सटीक निर्धारण करने के लिए ये दोनों प्रक्रियाएं, फॉरवर्ड और रिवर्स टाइपिंग, एक साथ की जाती हैं। ये एक तरह से क्रॉस चेक का काम करती हैं ताकि कोई गलती ना हो। डबल चेक, ठीक है। तो फॉरवर्ड टाइपिंग क्या है? फॉरवर्ड टाइपिंग वही है जिसकी हमने अभी बात की। इसमें हम सीधे व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद एंटीजन का पता लगाते हैं। इसके लिए हम लैब में तैयार रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं जिनमें जानी पहचानी एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होती हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति की कोशिकाएं किस रिएजेंट के साथ एग्लूटिनेट करती हैं, मतलब गुच्छा बनाती हैं। ठीक है, ये तो हुआ कोशिकाओं की जांच। अब रिवर्स टाइपिंग? हाँ, रिवर्स टाइपिंग, इससे बैक टाइपिंग या सीरम कन्फर्मेशन भी कहते हैं। इसमें हम व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं को नहीं, बल्कि उसके सीरम या प्लाज्मा को टेस्ट करते हैं। अच्छा, सीरम को? हाँ, हम पता लगाते हैं कि उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज मौजूद हैं, एंटी ए या एंटी बी, या दोनों, या कोई नहीं। इसके लिए हम ज्ञात ए एंटीजन वाली कोशिकाएं, जिन्हें ए सेल्स कहते हैं, और ज्ञात बी एंटीजन वाली कोशिकाएं, बी सेल्स, रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति का सीरम किस प्रकार की कोशिकाओं के साथ एग्लूटिनेशन करता है। ओह, तो ये उल्टा है। फॉरवर्ड टाइपिंग कोशिकाओं पर एंटीजन देखती है और रिवर्स टाइपिंग सीरम में एंटीबॉडी, और इन दोनों के नतीजों का आपस में मेल खाना जरूरी है। बिल्कुल सही, यही इसका मकसद है। ये कंफर्मेशन देता है। उदाहरण के लिए, अगर फॉरवर्ड टाइपिंग में व्यक्ति का ग्रुप ए निकलता है, मतलब उसकी कोशिकाएं एंटी ए रिएजेंट के साथ गुच्छा बनाती हैं। हाँ, बॉडी होती है। सही बात है। अगर दोनों जांच के नतीजे एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं, तभी ब्लड ग्रुप को कंफर्म माना जाता है। अगर कोई विसंगति, मतलब कोई गड़बड़ या मिसमैच होती है,
तो फिर और जांच करनी पड़ती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये डबल चेक खून चढ़ाने में सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। एच एंटीजन स्रोतों में इसका जिक्र है। ऐसा लगता है कि ए और बी एंटीजन बनने से पहले ये एच एंटीजन बनता है। इसकी क्या भूमिका है? ये क्या चीज है? एच एंटीजन, हाँ, ये वाकई में एबीओ सिस्टम की नींव है। आप इसे ए और बी एंटीजन का कच्चा माल या अग्रदूत प्रिकर्सर समझ सकते हैं। असल में हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कुछ बुनियादी ओलिगोसैकेराइड चेन होती हैं, मतलब शुगर की लड़ियां। एक जीन होता है एच जीन। ये एच जीन एक एंजाइम बनाने का निर्देश देता है। यह एंजाइम इन बुनियादी चेनों में एक खास शुगर, जिसे फ्यूकोज कहते हैं, उसे जोड़कर एच एंटीजन बनाता है। अच्छा, तो पहले एच एंटीजन बनता है ज्यादातर लोगों में। हाँ, ज्यादातर लोगों की आरबीसीज पर पहले एच एंटीजन बनता है। तो फिर ए और बी एंटीजन कैसे बनते हैं इस एच एंटीजन से? यहीं पर एबीओ जीन काम आते हैं। एबीओ जीन भी अलग-अलग एंजाइम बनाने के निर्देश देते हैं। अगर व्यक्ति के पास ए जीन है, चाहे वो ए हो या एओ, तो उसका एंजाइम इस एच एंटीजन में एक और खास शुगर एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जोड़ देता है और एच एंटीजन बदल जाता है ए एंटीजन में। ओके। अगर व्यक्ति के पास बी जीन है, बीबी या बीओ, तो उसका एंजाइम एच एंटीजन में एक दूसरी खास शुगर गैलेक्टोज जोड़ता है और एच एंटीजन बदल जाता है बी एंटीजन में। और अगर व्यक्ति के पास ए और बी दोनों जीन हैं, जीनोटाइप ए बी, तो कुछ एच एंटीजन ए में बदल जाते हैं और कुछ बी में बदल जाते हैं। इसीलिए उनकी कोशिकाओं पर दोनों एंटीजन होते हैं। और ग्रुप ओ वाले लोगों में क्या होता है? उनके पास तो ए या बी एंटीजन नहीं होते। क्या उनमें एच एंटीजन भी नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप ओ वाले लोगों में एच जीन तो काम करता है और एच एंटीजन भी बनता है, खूब बनता है। लेकिन उनका जो ओ जीन है, वो असल में कोई कार्यकारी एंजाइम नहीं बनाता जो एच एंटीजन में ए या बी वाली शुगर जोड़ सके। अच्छा, ओ जीन काम नहीं करता उस तरह से। हाँ, वो एक तरह से निष्क्रिय अलील है इस मामले में। इसलिए उनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर एच एंटीजन तो भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन वो आगे ए या बी एंटीजन में बदल नहीं पाता। तो ग्रुप ओ का मतलब 0 ए या बी एंटीजन नहीं, बल्कि एक तरह से अनमॉडिफाइड एच एंटीजन की मौजूदगी है। ग्रुप, इसे ओ फिनोटाइप भी कहते हैं। स्रोतों में इसे बहुत दुर्लभ बताया गया है। ये सामान्य ओ ग्रुप से कैसे अलग है, जबकि दोनों में ए और बी एंटीजन नहीं होते? ये एक बेहतरीन सवाल है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप ओ फिनोटाइप एच एंटीजन की अहमियत को सही मायने में उजागर करता है। देखिए, सामान्य ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में एच एंटीजन होता है, जैसा हमने अभी समझा। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में एच जीन ही निष्क्रिय होता है। उनका जीनोटाइप एच होता है, स्मॉल एच, क्योंकि उनमें एच एंटीजन बनाने वाला एंजाइम ही नहीं बनता। उनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर एच एंटीजन बनता ही नहीं है। एच एंटीजन ही नहीं बनता? हाँ, और अगर एच एंटीजन ही नहीं है, जो ए और बी का आधार है, तो वे ए या बी एंटीजन्स भी नहीं बना सकते, भले ही उनके पास ए या बी जीन मौजूद क्यों ना हो। वो जीन अपना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कच्चा माल एच एंटीजन ही गायब है। तो इसका मतलब है कि उनके खून में एंटीबॉडी का पैटर्न भी अलग होगा, सामान्य ओ ग्रुप से भी अलग? बिल्कुल, ये खास बात है, क्योंकि उनकी कोशिकाओं पर ए, बी और एच तीनों ही एंटीजन नहीं होते। उनके सीरम में न केवल एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होती हैं, जैसे सामान्य ओ ग्रुप में होती हैं, बल्कि शक्तिशाली एंटी एच एंटीबॉडी भी होती है, क्योंकि एच एंटीजन भी उनके लिए बाहरी या गैर है। एंटी एच एंटीबॉडी? हाँ, और ये एंटी एच एंटीबॉडी उन्हें सामान्य ओ ग्रुप समेत लगभग सभी ब्लड ग्रुप के खून के लिए असंगत, मतलब इनकम्पैटिबल बना देती है, क्योंकि बाकी सभी ग्रुप्स ए बी और सामान्य ओ की कोशिकाओं पर एच एंटीजन मौजूद होता है। तो उनको खून कैसे मिलेगा जरूरत पड़ने पर? इसीलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले दूसरे व्यक्ति का ही खून चढ़ाया जा सकता है। ये वाकई बहुत दुर्लभ स्थिति है और इसकी खोज मुंबई में हुई थी, पहले बॉम्बे, इसीलिए नाम पड़ा। ये जानकारी वाकई दुर्लभ और जीवन रक्षक हो सकती है। चलिए अब थोड़ा आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स पर बात करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप माता पिता से बच्चों में कैसे आते हैं।
स्रोतों में कुछ शब्दावली, कुछ टर्म्स हैं, क्या हम उन्हें संक्षेप में समझ सकते हैं, जैसे जीन, क्रोमोसोम? जरूर जरूर। ये शब्द समझने में मदद करते हैं कि ये विरासत कैसे काम करती है। जीन आप जानते ही हैं, डीएनए का वो हिस्सा जो किसी खास लक्षण जैसे रक्त प्रकार को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम कोशिका के न्यूक्लियस में तागे जैसी संरचना जिन पर जीन एक लाइन से लगे होते हैं। इंसानों में 23 जोड़े होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप वाले जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम 9। ठीक है। लोकस क्रोमोसोम पर जीन की वो खास जगह, उसका पता। एलील एक ही जीन के अलग अलग रूप या वर्जन, जैसे एबीओ जीन के 3 मुख्य एलील हैं, ए, बी और ओ। हर व्यक्ति को इनमें से 2 एलील मिलते हैं, एक माँ से और एक पिता से। 2 एलील, एक माँ से एक पिता से? हाँ। अब इसी से जुड़े हैं होमोजाइगस। जब किसी व्यक्ति में एक लक्षण के लिए दोनों एलील एक जैसे हों, जैसे जीनोटाइप AA, BB या OO। हेट्रोजाइगस जब दोनों एलील अलग-अलग हों, जैसे जीनोटाइप AB, AO या BO। और फिनोटाइप, जीनोटाइप, इनमें क्या फर्क है? फिनोटाइप वो लक्षण जो हमें असल में दिखाई देता है या टेस्ट से पता चलता है, जैसे ब्लड ग्रुप A होना, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप व्यक्ति की वास्तविक जेनेटिक बनावट, मतलब उसके पास एलील का कौन सा जोड़ा है। जैसे फिनोटाइप ग्रुप A का जीनोटाइप AA भी हो सकता है और AO भी। अच्छा, AO होने पर भी ग्रुप A ही दिखेगा। हाँ, क्योंकि A और B एलील O एलील पर प्रभावी यानी डोमिनेंट होते हैं। मतलब अगर A और O साथ हों तो लक्षण A वाला ही दिखेगा, B और O साथ हों तो B वाला दिखेगा। केवल OO जीनोटाइप होने पर ही फिनोटाइप ग्रुप O होगा। A और B आपस में सहप्रभावी, को-डोमिनेंट हैं। मतलब AB जीनोटाइप होने पर दोनों अपना असर दिखाते हैं और फिनोटाइप AB होता है। स्रोत में एक तालिका, एक टेबल भी है जो दिखाती है कि माता-पिता के ग्रुप के आधार पर बच्चे का संभावित ग्रुप क्या हो सकता है। ये इन्हीं जेनेटिक नियमों पर आधारित है। हाँ बिल्कुल, वो तालिका मेंडेलियन जेनेटिक्स के सिद्धांतों को ही दर्शाती है। उदाहरण के लिए, अगर माता-पिता दोनों का ग्रुप O है, यानी जीनोटाइप OO, तो बच्चे का ग्रुप सिर्फ O ही हो सकता है, क्योंकि उनके पास बच्चे को देने के लिए केवल O एलील ही हैं। ये तो सीधा है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए एक अभिभावक का ग्रुप A है और जीनोटाइप AO है और दूसरे का ग्रुप B है जीनोटाइप BO के साथ, तो बच्चे को माँ बाप से A, B या O में से कोई भी एलील मिल सकता है। तो बच्चे का ग्रुप A जीनोटाइप AO, B जीनोटाइप BO, AB जीनोटाइप AB या O जीनोटाइप OO, चारों में से कुछ भी संभव है। वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। हमने काफी विस्तार से एबीओ प्रणाली को समझा। एंटीजन, एंटीबॉडी, फॉरवर्ड रिवर्स टाइपिंग, H एंटीजन, बॉम्बे ग्रुप, जेनेटिक्स, बहुत कुछ। अंत में इस सब जानकारी का निचोड़ क्या है? व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली एबीओ ग्रुपिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? इसका जानना किसके लिए और किन परिस्थितियों में एकदम अनिवार्य है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ थ्योरी नहीं है। एबीओ ग्रुपिंग की अहमियत कई क्लिनिकल स्थितियों में है, जैसा कि हमारे स्रोत भी साफ तौर पर बताते हैं। सबसे पहले, रक्तदाता, ब्लड डोनर्स, खून दान करने वाले हर व्यक्ति का एबीओ ग्रुप जानना पहला और सबसे जरूरी कदम है। इससे सुनिश्चित होता है कि उनका खून उस मरीज के लिए सुरक्षित है जिसे खून चढ़ाया जाना है। हाँ, ये तो सबसे बेसिक है। दूसरा, आधान प्राप्तकर्ता, ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट्स। जिन मरीजों को खून की जरूरत है उनका एबीओ ग्रुप बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए। जैसा हमने पहले कहा, अगर गलती से गलत एबीओ ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो बहुत गंभीर रिएक्शन हो सकता है। हाँ, एक भयानक इम्यून रिएक्शन शुरू हो सकता है, जिसे अक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। प्राप्तकर्ता की एंटीबॉडी दाता की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें तोड़ देती हैं। इससे किडनी फेलियर हो सकता है, शॉक लग सकता है और मृत्यु तक हो सकती है। ये बहुत खतरनाक है। तीसरा, प्रसव पूर्व रोगी, प्रीनेटल पेशेंट्स। गर्भवती महिलाओं का एबीओ ग्रुप जानना भी जरूरी है। हालांकि RH इनकम्पैटिबिलिटी ज्यादा गंभीर मानी जाती है, लेकिन एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी भी मां और बच्चे के बीच हो सकती है। अच्छा, माँ और बच्चे के बीच एबीओ ग्रुप अलग होने से भी? हाँ, खासकर अगर मां O ग्रुप की हो और बच्चा A या B ग्रुप का हो।
ऐसे में माँ की एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी, जो आईजीजी क्लास की भी हो सकती हैं, प्लेसेंटा पार करके बच्चे की आरबीसीज को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे नवजात शिशु में हल्का पीलिया या एनीमिया हो सकता है। इसे एबीओ एचडीएन यानी हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न कहते हैं। ओह, ये भी एक कारण हो सकता है बच्चों में पीलिया का। हाँ। इसीलिए चौथा पॉइंट है नवजात शिशु, न्यूबॉर्न्स। अगर किसी नए जन्मे बच्चे में एचडीएन के लक्षण जैसे पीलिया या एनीमिया दिखते हैं, तो माँ और बच्चे दोनों का एबीओ ग्रुप और साथ में आरएच ग्रुप व अन्य टेस्ट पता करना जरूरी होता है, ताकि कारण पता चल सके और सही इलाज हो सके। और पांचवा, अंग प्रत्यारोपण। जैसा हमने पहले बात की थी, एबीओ एंटीजन सिर्फ खून में नहीं बल्कि गुर्दे, हृदय, लिवर जैसे अंगों की कोशिकाओं पर भी होते हैं। इसलिए अंग प्रत्यारोपण के लिए भी दाता, डोनर और प्राप्तकर्ता रेसिपिएंट के बीच एबीओ ग्रुप का मेल होना अनिवार्य है। अगर मेल ना हो तो शरीर उस अंग को तुरंत या बहुत जल्दी रिजेक्ट कर सकता है। हाँ। तो ये थी एबीओ रक्त समूह प्रणाली पर हमारी आज की काफी गहन चर्चा। हमने देखा कि कैसे लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद ये साधारण से दिखने वाले निशान या मार्कर इतने जटिल और महत्वपूर्ण नतीजे तय करते हैं। इनका सीधा असर जीवन और मृत्यु पर पड़ सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? क्या मुख्य बात है जो हमें याद रखनी चाहिए? सही कहा आपने। ये प्रणाली ऊपर से देखने में शायद सरल लगे, बस 4 ग्रुप ए बी ओ, लेकिन इसकी बुनियाद में एंटीजन एंटीबॉडी का वो सटीक खेल, एच एंटीजन जैसी गहरी परतें हैं, बॉम्बे फिनोटाइप जैसे दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण अपवाद हैं, और जेनेटिक्स के नियम हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। ये जीव विज्ञान और चिकित्सा का एक अद्भुत संगम है, एक चौराहा है। और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि इस ज्ञान ने रक्त आधान और अंग प्रत्यारोपण जैसी जीवन रक्षक प्रक्रियाओं को कितना ज्यादा सुरक्षित बनाया है। हर ब्लड बैंक और अस्पताल में एबीओ ग्रुपिंग की सटीक जांच शायद सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी परीक्षणों में से एक है। इसकी अहमियत कम नहीं आंकी जा सकती। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जाते जाते। एबीओ प्रणाली बेशक सबसे जानी मानी रक्त समूह प्रणाली है, हम सबने इसके बारे में सुना है, पर ये अकेली नहीं है। जैसे आरएच ग्रुप, जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना हम अक्सर सुनते हैं, पर उसके अलावा भी है केल, डफी, किड, एमएनएस और भी बहुत सारी। तो सोचने वाली बात यह है कि एबीओ के अलावा इन दूसरी प्रणालियों की क्लिनिकल अहमियत क्या हो सकती है, खासकर उन मामलों में जहां एबीओ ग्रुप तो मैच कर रहा हो, फिर भी खून चढ़ाने पर कोई समस्या आ जाए, कोई रिएक्शन हो जाए। ये निश्चित रूप से आगे और जानने और समझने के लिए एक दिलचस्प क्षेत्र है।